हेलो फ्रेंड्स। आज हम जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। द टर्मिनेशन सिग्नल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो टर्मिनेशन सिग्नल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वह कौन सा होता है? तो टर्मिनेशन सिग्नल क्या मतलब यहाँ पर पूछ रहा है वह ट्रिपलेट कोडान जो कि किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देता है। तो कौन कौन से होते हैं ट्रिपलेट कोडान जो किसी को रोकते हैं? तो 3 ऐसे ट्रिपलेट कोडान होते हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं? UAA, UAG और UGA। ठीक है, याद कैसे करोगे? यू आइए, आ गए और जाइए। ठीक है। अच्छा, कोई क्यों आएगा? क्यों आएगा? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है तो इनिशिएशन होगा। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए इनिशिएशन होता है और उसके बाद में क्या होता है? जब प्रोटीन की सिंथेसिस कंप्लीट होता है तो टर्मिनेशन होता है। तो ये 3 टर्मिनेशन कोडान हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते। तो इन्हें क्या कहते हैं? टर्मिनेशन कोडान। जैसे ही ये कोडान आ जाते हैं उसके बाद अमीनो एसिड के का जो बनना है, प्रोटीन का बनना है, वह रुक जाता है। अब हम यहीं पर कुछ चीज़ें और भी आपके लिए क्लियर कर देना चाहते हैं। सबसे पहला है इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान क्या होता है? वह कोडान जिसके जुड़ने से अमीनो एसिड से शुरू हो जाती है प्रोटीन की सिंथेसिस, वह होता है इनिशिएशन कोडान। और इनिशिएशन कोडान कौन सा होता है? आग। ठीक है, आग से ही सब कुछ की शुरुआत होती है। जो कि शुरुआत हुई किससे हुई? आग से हुई। तो आग क्या है? इनिशिएशन कोडान है। AUG, आग। ये क्या है? इनिशिएशन कोडान। और यह किसको कोड कर सकता है? मेथ्यूनिन को। ठीक है, मेथ्यूनिन को यह कोड करता है। और किसमें मेथ्यूनिन पाया जाता है? यूकैरियोट्स में। ठीक है, यूकैरियोट्स में मेथ्यूनिन पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में जहाँ के मेथ्यूनिन नहीं पाया जाता है वहाँ पर एक किसे कोड करेगा? एन फॉर्माइल मेथ्यूनिन को। एन फॉर्माइल मेथ्यूनिन को कोड करता है यह। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि AUG डिलीट हो जाता है। ठीक है, यह क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो जब यह डिलीट हो जाएगा उस समय GUG, ठीक है, जब AUG डिलीट हो जाएगा उस समय ऐसी परिस्थितियों में GUG शुरुआत करता है इनिशिएशन का। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की जो शुरुआत है, जो इनिशिएशन कोडान का काम है, वो कौन संभाल लेता है? GUG। GUG क्या काम करता है? यह वैलीन नाम का जो एमिनो एसिड है, वैलीन, उसको कोड करने का काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला एक और पॉइंट देख लें, नॉनसेंस कोडान। तो जो कोडान ऐसे हैं कि ट्रिपलेट कोडान जो कि टर्मिनेशन कोडान है, इन्हीं को नॉनसेंस कोडान कहते हैं क्योंकि यह किसी भी एमिनो एसिड की सेंस नहीं रखते। और नॉनसेंस का मतलब क्या है? जो किसी की सेंस न रखे। तो यह किसी भी एमिनो एसिड को सेंस नहीं रखते, किसी को नहीं समझ पाते, तो इसलिए नॉनसेंस कोडान है, इसीलिए इनको टर्मिनेशन कोडान भी कहते हैं। उसके बाद अगला है डी जेनरेट कोडान। तो डी जेनरेट कोडान का मतलब ये है कि जितने भी कोडान होते हैं, जो कोड होते हैं, ये कोड क्या होते हैं? mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। क्या होते हैं? mRNA के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो यह इनकी संख्या कितनी होती है? 64। कितनी होती है? 64। और अगर हम बात करें एमिनो एसिड की तो वे कितने होते हैं? सिर्फ 20 एमिनो एसिड हैं और 64 ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड हैं। ठीक है, तो इन्हें जब किसी को कोड करना होगा तो ये ट्रिपलेट होते हैं, तो इसकी वजह से यह एक से अधिक मिलके, ठीक है, ट्रिपलेट जो कोडान होते हैं, एक से अधिक कोडान क्या करते हैं? एक एमिनो एसिड को कोड कर सकते हैं। इसी को कहते हैं डी जेनरेट कोडान। और यह सभी जो होते हैं स्पेशल होते हैं स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए। सिर्फ दो ऐसे कोडान हैं जो सिर्फ सिंगल एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जैसे पहला है AUG। AUG कोडान किसे कोड करता है? मेथ्यूनिन को, और ये क्या करता है? शुरुआत करता है। दूसरा होता है UGG। AUGG किसको कोड करता है? यह कोड करता है ट्रिप्टोफेन को। किसको करता है? UGG ट्रिप्टोफेन को करता है। तो यही तो ऐसे कोडान हैं जो सिंगल एमिनो एसिड को कोड करते हैं। बाकी सब के सब एक से अधिक कोडान होते हैं जो किसी एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो यहाँ से आपको इतनी बातें पता चले। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है ट्रिप्टोफेन को कौन करता है। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था
टर्मिनेशन सिग्नल कौन है, तो इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, द राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स। जो राइबोसोम्स है वह किसका बना होता है, प्रोटीन का, और किसका बना होता है, तो जो राइबोसोम है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो प्रोटीन होगा और दूसरा होगा आरएनए। राइबोसोम में क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन होगा। समटाइम्स बनते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, साथ में एमआरएनए होता है। ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, पॉलीराइबोसोम में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूक्लियोसोम, जो न्यूक्लियोसोम होता है वह क्या होता है, सराउंडेड न्यूक्लियर पोर्स, हैज ओनली डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन, contains a core of histone with DNA wrapped around it, is fully responsible for packaging DNA into, इसमें क्या है, इनटू क्रोमोजोम्स। तो देखो जो न्यूक्लियोसोम होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसोम में 1 2 3 एंड 4 कुछ इस तरीके से होते हैं क्या, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और उनके तरफ क्या होता है, डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए उसके तरफ रैप्ड होता है, इधर निकला होता है और फिर इधर से आता है तो इधर निकला होता है। जैसे एक रस्सी से आप चार लकड़ी के डंडों को बांध दीजिए, तो जो लकड़ी के अंदर के डंडे हैं वे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, और बाहर वाला जो निकला हुआ है ये क्या है, डीएनए है। रस्सी जो है वो डीएनए है, और यहाँ से बांधने के बाद एक खुल ना जाए, इसकी जो गांठ लगी है वहाँ पर एक और हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। तो इस तरह से यह हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अच्छा, जो बाहर जो गांठ न खुले उसके लिए जो लगा होता है वो होता है H1। कौन सा होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो यहाँ से याद रखना कि H1 हिस्टोन प्रोटीन अंदर नहीं पाया जाता है। अंदर कौन से हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं, अंदर जो है वो कौन सा होता है, H2A, H2B, H2A, H2B, H3 और H4 ये चार होते हैं अंदर, और बाहर लगा होता है H1। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा हिस्टोन प्रोटीन है जो अंदर नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल ऑफ ए सेल। किसी सेल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, डीएनए, प्रोटीन, आरएनए, वाटर, किसी भी में कहीं भी सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर होता है। 67% के करीब क्या होता है, वाटर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, इन ह्यूमन बींग्स द कैप्सुलर यूरिन इंटरिंग द प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूलर ट्यूबुल्स इज, जो कॉन्वुलर ट्यूबुल्स की ओर जाता है कैप्सुलर यूरिन, वह कैसा होता है, आइसोटोनिक टू ब्लड, हाइपोटोनिक टू ब्लड, हाइपरटोनिक टू ब्लड, आइसोटोनिक टू सी वाटर। अच्छा, ये जा कहाँ से रहा है, ब्लड से। जाएगा कहाँ से, जो यूरिन बन रहा है वो कहाँ से बन के जा रहा है, ब्लड से। तो जो कुछ ब्लड में है वो सब इसमें भी होगा ना, जो मटेरियल्स ब्लड में हैं वे सभी इसमें भी होंगे ना, जो साल्ट मटेरियल वगैरह सब कुछ है तो ब्लड में है और वही इसमें है, तो यह कैसा होगा, ब्लड के जैसा होगा। तो आइसोटोनिक टू ब्लड होता है। लेकिन जैसे अंदर जाता है, जब हेनले लूप में जाता है ना, हेनले लूप में जाने के बाद ये कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। कैसा हो जाता है, हाइपोटोनिक। लेकिन कहाँ पे हो रहा है, हेनले लूप में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हेनले लूप कहाँ पे पाई जाती है, नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन क्या होता है, क्या होता है नेफ्रॉन, किडनी का यूनिट है, वह फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, और जिसमें क्या पाया जाता है, हेनले लूप। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, इन एनिमल सेल एनर्जी रिच सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड इन, एनर्जी रिच सब्सटेंस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये तो आंसर कोई भी बता सकता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जहाँ से पावर हाउस है, जहाँ से सब कुछ बनता है, जहाँ से हमें पावर मिल सके, तो फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, एनर्जी रिच सब्सटेंस यहीं से प्रोड्यूस होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर इज एकम्प्लाइज्ड बाई। देखो, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती कैसे है, कैसे जाती है ये। तो देखो, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वह क्या है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखता है वह कौन है, वह कौन है, डीएनए है। कौन है, डीएनए है। लेकिन उसे ले जाने का काम कौन करता है, ले जाने का काम कौन करेगा,
ले जाने का जहाँ काम करता है वो होता है ट्रिप्लेट कोडान। तो ऑप्शन नंबर बी, इसमें ट्रिप्लेट कोडान क्या काम करता है, जो भी डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कौन बनाता है, एमआरएनए, और उस एमआरएनए को कोड करने का काम कौन करता है, उसके जो न्यूक्लियोटाइड है, जो कॉपी बनाता है वो किस फॉर्म में बनाता है, न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में। और वही न्यूक्लियोटाइड अगर अलग अलग ग्रुप में होते हैं और इन्हीं ग्रुप को क्या कहते हैं, कोडान्स कहते हैं, और एक कोडान कहते हैं ट्रिपलेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। काफ़ी कुछ हमने इस वीडियो में काफ़ी कुछ देखा ना, अब और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 4 क्रोमेटिड्स आर फाउंड ड्यूरिंग मियोसिस। यहाँ पर मिलोटिक नहीं है, मियोसिस है। तो मियोसिस के दौरान जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाएंगे, पैचिटीन अवस्था में। जो हो गया। अगला क्वेश्चन है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए डज नॉट रिक्वायर। जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, उसमें किसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो देखो डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होगी ही, आरएनए पॉलीमरेज भी चाहिए होता है रेप्लिकेशन में, लाइगेज तो बिल्कुल चाहिए, लेकिन डीएनएज बिल्कुल नहीं चाहिए होता है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के टाइम में डीएनएज की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जर्म सेल फॉर्मेशन, जो जर्म सेल का फॉर्मेशन होता है वर्टिब्रेट में, वर्टिब्रेट के गोनाड्स में, इसमें क्या होता है, तो देखो जब जर्म सेल बनती हैं तो उसमें क्या होता है, मियोसिस होता है, और क्या होता है, और कुछ नहीं होता, सिर्फ मियोसिस ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें। एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। जो एंजाइम फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्ट को थ्रू सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, वह कौन सा होता है, तो सिंपल सी बात है, एंडो न्यूक्लिएज होता है। अंदर, एंडो मतलब अंदर, न्यूक्लिएज। तो जो एंजाइम यूज करता है फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ट्रांसपोर्ट को आने जाने देगा, वह एंजाइम कौन सा होगा, एंडो न्यूक्लिएज होगा। तो सिंपल सी बात है, और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता है। आगे बढ़े। बीडल एंड टॉटम स्टेबलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन। यहाँ पर पूछ रहा है कि बीडल और टॉटम ने कौन सा रिलेशनशिप दिया था, तो याद करो रिलेशनशिप, 1 जीन 1 एंजाइम, और 1 जीन 1 एंजाइम किसने दिया था, बीडल और टॉटम ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कॉन्टेंट, जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, बोथ डीएनए एंड हिस्टोन, डीएनए बट नो हिस्टोन, हिस्टोन बट नो डीएनए, नो डीएनए एंड नो हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक की खास बात है कि उसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं बहुत सारे, मतलब जो भी विकसित हैं, जो डेवलप्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं, और साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं पाया जाता है, और साथ में डीएनए पाया जाता है लेकिन हिस्टोन नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज फर्स्ट रिफ्यूज्ड बाई। यहाँ पूछ रहा है किसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सबसे पहले दिया था, तो पता है सबसे पहले कौन है, एफ रेडी हैं, और एफ रेडी ने ही सबसे पहले स्पॉन्टेनियस जनरेशन दिया था। पता है इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जितने भी जीव हैं, मतलब जो जीव हैं इस दुनिया में, जो जीव आते हैं वो एबायोटिक से आते हैं, मतलब कि जहाँ अजैवता से जैवता की ओर, मतलब अजैविक पदार्थों से जैविक पदार्थ बन रहे हैं, इन्होंने ऐसा कहा था। इसी को कहते हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ठीक है, बाद में लुईस पास्चर ने इसको गलत ठहराया था कि नहीं ऐसा नहीं है, सभी जीव अपने प्रकार के जीवों से ही आते हैं, पुराने जीवों से। और एस एल मिलर जो थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया था कि हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैक्टीरियोफेज द नेम गिवन टू। जो बैक्टीरियोफेज नेम है वो किसको दिया गया है, बैक्टीरियम दैट इन्फेक्ट प्लांट सेल, वायरस दैट इन्फेक्ट अ बैक्टीरिया, यही तो सही है। बैक्टीरियोफेज किसे कहा जाता है, वायरस जो कि किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, आगे बढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। इवोल्यूशन आल्सो कैन मीन, जो इवोल्यूशन है इसका और क्या मतलब होता है, तो दिया है स्पेशलाइजेशन ऑफ रेस, degeneration of race, progressive embryonic development of race, history and development of race with variations। तो जैसे जैसे विकास होता गया विभिन्नताएं बढ़ती गई, और ये विभिन्नताएं कैसी थी, डेवलपमेंटल थी। कैसे, विकासशील विभिन्नताएं बढ़ी, इसी को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। जो पहले था उससे और विकसित आएगा। ठीक है, और इसमें और ज़्यादा चेंजिंग आएंगी, चैलेंज आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 16 का कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं।
द क्रोमोजोम दैट डिटरमाइंस द मेल सेक्स इन ह्यूमन इज कॉल्ड, जो मेल सेक्स को डिटरमाइन करता है वो कौन सा होता है? वाई क्रोमोजोम। और कुछ हो ही नहीं सकता, वाई क्रोमोजोम की वजह से होता है। और कितनी सारी बीमारियां होती हैं जो इसी की वजह से, मतलब कितने सिंड्रोम होते हैं ना जिनका नाम इन्हीं की वजह से पड़ा है। तो आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ कौन कौन से सिंड्रोम, उन सभी सिंड्रोम को याद कर लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। अगले आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन थ्योरी एक्सप्लेनिंग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आज प्रपोज्ड बाई। म्यूटेशन की थ्योरी किसने दी थी? किसने दी थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने दी थी। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने किस प्लांट, इनका एक्सपेरिमेंटल प्लांट कौन था? ठीक है, प्राइम रोज मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन उसका आप मुझे साइंटिफिक नेम जरूर बताइएगा। वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि जो प्राइम रोज है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रही हूँ। तो म्यूटेशन का जो थ्योरी था किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, जो टर्म बायोलॉजी है उसे किसने दिया था? सो सिंपल, लेमार्क ने दिया था। बी फॉर बायो, बी फॉर लेमार्क, मतलब बी, ऑप्शन बी लेमार्क, तो इसे किसने दिया था? लेमार्क ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ पैलेंटोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, जो स्टडी है पैलेंटोलॉजी, जो जीवाश्म विज्ञान है, वह किसके साथ एसोसिएट हुआ है? तो किसके साथ होगा? फॉसिल्स के साथ हुआ है। किसके साथ? फॉसिल्स के साथ। क्यों? क्योंकि फॉसिल्स को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन। जावा मैन वाज डिस्कवर्ड बाई, जावा मैन की खोज किसने की थी? किसने की थी? यूजीन ड्यूबोइस ने की थी। किसने की थी? यूजीन ड्यूबोइस ने की थी। अरे जावा मानव को और क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस इरेक्टस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। द मटेरियल यूज्ड इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स, एज ऑफ फॉसिल्स को जानने के लिए जो हम यूज करते हैं मटेरियल को, वह कौन सा मटेरियल होता है? कार्बन 14। और कार्बन 14 कैसा होता है? रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। हर कुछ साल, जैसे इसके एक लिमिटेड ईयर्स है, उसके बाद क्या होता है, यह कार्बन अपना आधा खत्म हो जाता है, जो लगातार हमारी बॉडी से मृत्यु के बाद भी जो प्लांट से या एनिमल से लगातार उत्सर्जित होता रहता है, बाहर निकलता रहता है। तो उसी की एज जानने के बाद कि कितना कार्बन बचा हुआ है, उससे हम पता लगा सकते हैं यह वस्तु कितनी पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, पहला मैमल कब आया था? तो पहला मैमल तभी आया था जब कोई खत्म हुआ था। कौन खत्म हुआ था? किसके खत्म होने पर आया था पहला मानव? किसके जाने पर आया? पहला जो मैमल था वह किसके साथ आया था? तो पहला मैमल आया था डायनासोर के साथ। किसके साथ आया था? डायनासोर के साथ आया था। और डायनासोर कब आया था? ट्राईएसिक पीरियड में आया था। कब आया था? ट्राईएसिक पीरियड में यह आया था। जुरासिक पीरियड में रहा था और उसके बाद क्रिटेशियस में ख़त्म हो गया था। और इसी क्रिटेशियस पीरियड में कौन आया था? एंजियोस्पर्म आए थे। ठीक है। द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ हैं उनका जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो किसके आधार पे है? लोकोमोटरी ऑर्गेनेल के आधार पे है। तो इसी को कहेंगे लोकोमोटरी डिवाइस के आधार पे है। क्या होता है, कुछ में डिवाइस नहीं पाई जाती, जैसे स्पोरो, जो जिसमें स्पोर बनते हैं उसमें नहीं पाई जाती है। मैस्टिगोफोरा जो होता है उसमें स्पोरोफाइट्स में बिल्कुल नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो अमीबा है, अमीबा में क्या होता है कि स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ठीक ऐसे ही जो यूग्लिना है उसमें क्या पाया जाता है? फ्लैजिला पाया जाता है। एप्लीसिया बिलोंग्स टू द क्लास, एप्लीसिया किस क्लास से बिलोंग करता है? तो एप्लीसिया किसे बिलोंग करता है? गैस्ट्रोपोडा से। और गैस्ट्रोपोडा किस में आता है? मोलस्का फाइलम के अंदर आता है। और इनकी खास बात क्या होती है? इनकी सबसे खास बात क्या होती है? इस क्लास में जो पाए जाते हैं वे टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल। बाकी सभी मोलस्का कैसे होते हैं? पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? टेरेस्ट्रियल होते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है? इनका जो पैर होता है वो काफ़ी लंबा होता है और फ्लैट होता है। कैसा होता है पैर इनका? फुट लार्ज होते हैं और कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। ठीक है। और इसमें जो मोलस्का होते हैं ना वो लार्जेस्ट होते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी क्लास जो गैस्ट्रोपोडा की है, गैस्ट्रोपोडा सबसे बड़ी क्लास है किसकी? मोलस्का की।
ठीक है। बेलेनोग्लॉसस बिलोंग्स टू द ग्रुप, जो बेलेनोग्लॉसस है वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है? तो किससे करता है? हेमिकॉर्डाटा से। हेमिकॉर्डाटा किस में आता है? पहले इसको रखा गया था वर्टिब्राटा कॉर्डाटा में, लेकिन बाद में इसको नॉन कॉर्डाटा में रख दिया गया। अच्छा, बेलेनोग्लॉसस का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? ये तो आप मुझे बता ही सकते हो ना कि बेलेनोग्लॉसस का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं। अच्छा छोड़ो, लार्वा बाद में बताना, पहले ये बताओ बेलेनोग्लासेस का जनरल नाम क्या है? क्या नाम है उसका? बेलेनोग्लासेस का जनरली उसका नाम क्या बुलाते हैं, याद है? टंग वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टंग वर्म बोलते हैं। और इसका जो लार्वा है उसे क्या बोलते हैं? टर्नेरिया लार्वा। क्या बोलते हैं? टर्नेरिया लार्वा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज वर्मी फॉर्म मोटाइल जाइगोट इन इट्स लाइफ साइकिल। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका जो जाइगोट होता है ना, यह जाइगोट वर्मी फॉर्म होता है। ठीक है, जाइगोट कैसा होता है? वर्मी फॉर्म होता है और मोटाइल होता है। कैसा होता है? मोटाइल होता है। तो ये कौन होता है जो वर्मी फॉर्म होता है और मोटाइल होता है? प्लाज्मोडियम का होता है। कौन होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का जो लार्वा नहीं, जाइगोट होता है वो कैसा होता है? मोटाइल होता है। लार्वा तो पाया ही नहीं जाता है ना। डेंगू फीवर इज स्प्रेड बाय द फॉलोइंग मॉस्किटो। किस मॉस्किटो की वजह से डेंगू फीवर फैलता है, स्प्रेड होता है? किसकी वजह से होता है? एडीज की वजह से। किसकी वजह से? एडीज की वजह से होता है। बाकी क्यूलेक्स और एनाफिलीज और इसकी वजह से कौन होता है? आप लोग जानते हो ना, याद करो एक बार, फिर बताते हैं बाद में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनेलिडा और मोलस्का। एनेलिडा और मोलस्का के बीच का कौन है कनेक्टिव लिंक? तो पहले बात करते हैं सबसे पहले आर्क्योपटेरिक्स की। आर्क्योपटेरिक्स क्या है? एक ऐसी चिड़िया जिसके मुंह में दांत पाए जाते थे, यानी कौन? रेप्टाइल और एप्स के बीच की कड़ी है। पेरीपैटस, ऐसा जो इसमें स्कल भी पाया जाता है और साथ में इसके जो पैरापोडिया होते हैं, यानी जो इसके पैर होते हैं वह एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं होते हैं, लेकिन इसमें हर्ट जो होता है वह किसके जैसा होता है? बिल्कुल आर्थ्रोपोडा के जैसे। लेकिन जो चलता है किसके जैसे चलता है? जैसे मोलस्का की, सॉरी एनालिडा के जैसे। तो पेरीपैटस हम बात कर रहे हैं पेरीपैटस की, और पेरीपैटस किसके बीच की कड़ी है? जो है एनालिडा और साथ में आर्थ्रोपोडा। यहाँ पर पूछ रहा है नियोपिलिना के बारे में, जो कि कड़ी है एनालिडा और मोलस्का के बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द रॉन्ग मैच इन द फॉलोइंग। इसमें रॉन्ग मैच जो हुआ है उसको इंडिकेट करना है। ऑप्शन ए एंडोमिक्सिस पैरामीशियम। तो एंडोमिक्सिस किस में होता है? पैरामीशियम में होता ही है। और इसमें क्या होता है? रेप्लिकेशन की प्रोसेस है ना। और दूसरा देखते हैं, यूग्लिना मिक्सोट्रॉफिक होता है, तो बिल्कुल होता है। होलो भी होता है। होलोट्रॉफिक कैसा होता है? या जंतु संभोजी भी होता है और पादप संभोजी भी। ठीक है, दोनों ही होता है ना, मतलब हेट्रोट्रॉफिक भी होता है और क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक भी होता है। दूसरा अगला है मोनोसिस्टिस स्लीपिंग सिकनेस। मोनोसिस्टिस से स्लीपिंग सिकनेस तो नहीं होती है। स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? ट्रिपेनोसोमा की वजह से। क्या होती है? ट्रिपेनोसोमा की वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है। अगला हाइड्रा में निमेटोसिस्ट पाए ही जाते हैं। तो इस तरह से हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब बाकी क्वेश्चन मैं आगे आपको बताऊंगी, तो इसके साथ ही हम वीडियो कंप्लीट करते हैं इसको। और आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो जितने क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कर देना। और ज़्यादा पसंद आ गई होगी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।